हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईराना अकेडमी। यार एक्चुअलिटी में ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बट सोचा कि चाहे ठंड हो या ना हो, वीडियो तो बनानी चाहिए। और अगर नहीं बनाऊंगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मैं आपके लिए क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 3 जो है, दैट इज़ मशीन, उसकी रिवीजन वाली वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। बट अगर आप में से कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वीडियो देखना चाहता है, तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी सारा कुछ डाला हुआ है। मैं जानता हूं कि ये जो अब आपको मैं यहाँ पे जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी जो नया हमारे पास सेशन आया है बुक का, उसमें हो सकता है पैराग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है कहीं बॉक्सेस हो ना हो, बट मटेरियल सारा यही है, इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। अगर आपने यही वाला डॉक्यूमेंट लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप और आराम से इसको स्टडी कर सकते हो। कोई कहता है कि नहीं सर हमारे पास सलीना वाली नहीं है, हम कोई और बुक फॉलो करते हैं, तो करो, कौन मना कर रहा है। थ्योरी तो एग्जैक्टली सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है। एंड अगर आपने फिर भी इसी बुक के साथ फॉलो करना है, तो मैंने कहा ना कि मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करो और आराम से कर लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आप बहुत आराम आराम से धीरे धीरे कराते हो, कोई कहते हैं बहुत तेज करा रहे हो। देखिए, मैं बड़े तरीके से आराम से कराऊंगा अपने ही हिसाब से, ताकि अगर जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी अगर ये चैप्टर पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगी क्या करना है। अगर आपने तेजी में ये सब कुछ करना है तो आई से कि आप 1.5x जो स्पीड है वो बना लीजिए इसका, और जल्दी जल्दी सारा आपका कवर भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है अगर आपने फटाफट रिवाइज करना है। बट मैं तो तरीके से आराम से ढंग से एक एक टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आपको जो नया यूज़र भी है और जो आप लोग हैं अच्छे से एक बार समझ सके, इस चीज इस टाइम को यूटिलाइज कर सके। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है इस टाइम बैठ के ये बनाना वीडियो। तो इस ठंड के नाम पे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर सके। तो चलिए जल्दी से म्यूजिक के उस पार चलते हैं और ये चैप्टर को रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने पहले ए पार्ट कवर करना है। ए पार्ट के अंदर हम मशीन्स के बारे में, उसके टेक्निकल टर्म्स के बारे में और लीवर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, उसका नाम है मशीन। अब इस मशीन के अंदर आपको एक तो डेफिनेशन बताई गई है सिंपल मशीन की क्या होती है, और उसके फंक्शन एंड यूजेस के बारे में बताया गया है। देखिए, हम शुरुआत करेंगे फंक्शन एंड यूजेस के साथ। देखिए, जो हम अपने मशीन्स बनाते हैं उनसे हम ज़्यादातर चार काम ले सकते हैं। पहला काम ये है, टू लिफ्ट अ हैवी लोड। अगर मान लीजिए आपको कोई कार को लिफ्ट करना है, मान लो टायर पंचर हो जाता है, आप गाड़ी को लिफ्ट करके जो है वो टायर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? आप जैक का इस्तेमाल करते हो। तो आप देखिए कि आप बहुत कम फोर्स लगाते हो जैक में, और एज एन आउटपुट जैक क्या करती है, इतनी भारी गाड़ी को लिफ्ट कर देती है। तो मतलब ये क्या कर रही है, आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करके उस हैवी गाड़ी को, जिसको हम लोड कहते हैं, उसको लिफ्ट करने में आपकी हेल्प कर देती है। तो उस टाइप की मशीन को हम कहते हैं द फोर्स मल्टीप्लायर, पहली बात। तो दूसरा क्या काम है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन एफर्ट टू द कन्वीनियंट पॉइंट। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए यार, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर मेरे पास एक साइकिल है एंड इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो सीट जो होता है वो लगभग सेंटर में होता है, क्योंकि हमें साइकिल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। और आपने हमेशा ये देखा होगा कि बिल्कुल इसके सेंटर वाले हिस्से में यहाँ पर एक गियर सिस्टम लगाया जाता है, इसमें पैडल होता है जिसमें एक चेन की हेल्प से पीछे वाले टायर को घुमाया जाता है। तो अगर आप चाहते तो पीछे बैठकर यहाँ पर पैडल लगा के इसको भी घुमा सकते हैं, जैसे यूनिसाइकिल होता है। बट बीच में बैठना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब बीच में बैठ के आप पिछले वाले टायर को डायरेक्टली पैरों से तो घुमा नहीं सकते, तो आपको क्या चाहिए था? एक ऐसी मशीन चाहिए थी जिसका काम है आपके एफर्ट वाले पॉइंट को सुटेबल जगह पे पहुंचा देना। मतलब आप लगाए एफर्ट यहाँ रहे हो, पर अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, जो पीछे वाला टायर है उसको घुमाने में इसकी हेल्प कर रहा है। तो ये है आपका सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। जैसे कि आपके पास एक वेल है, अब उस वेल में कोई यहां खड़ के डायरेक्टली एक बाल्टी पानी ऊपर लिफ्ट कर सकता है,
है ना, कोई कुछ नहीं है, नीचे से उठाएगा, लिफ्ट कर लेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि एक पुली की हेल्प से वो अब इस तरीके से नीचे की तरफ फोर्स लगाकर इसको लिफ्ट कर सकता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि दोनों कंडीशंस में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है, बट क्योंकि पुली की हेल्प से आपको नीचे की तरफ फोर्स लगानी पड़ जाती है जो कि ग्रेविटी की तरफ है, इसलिए क्या होता है कि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है उस चीज़ को ऊपर लिफ्ट करना। तो इसलिए कुछ मशीन्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। और फोर्थ वन, कई मशीन ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें स्पीड चाहिए होती है, जिसको कहते हैं गेन इन स्पीड आना, जैसे कि सीजर के अंदर होता है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। ये देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कर लो कि ये एक सीजर है और यहाँ पे ये इसका हैंडल है। सेंटर पे मैंने एक लाइन बनाई है, ये देखिए मैंने एक लाइन बना दी। अब अगर हैंडल को देखूं तो सिर्फ उसको इतना ही पाथ कवर करना पड़ेगा, बट अगर देखूं तो उसी टाइम में इस सीजर के ब्लेड को ज़्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर ब्लेड की स्पीड तेज हो तो जो भी कपड़ा आपने काटना होता है उसको आराम से हम कट कर सकते हैं। अगर हम स्लोली स्लोली करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो प्रॉपर्ली कट नहीं पाते। इसलिए कुछ मशीन्स का हमें इस्तेमाल करना होता है जस्ट फॉर द गेन इन स्पीड। अब उन चारों फंक्शंस को आपस में मिला दो तो आपका ये जो डेफिनेशन है ये तैयार हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस नोट में लिखी हुई है कि किसी भी मशीन को देख लो, या तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, या तो गेन इन स्पीड, उसको कहते हैं स्पीड मल्टीप्लायर, या तो वो स्पीड मल्टीप्लायर होगा। एक ही टाइम पर एक ही मशीन दोनों नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है टेक्निकल टर्म। इन टर्म्स का हम बहुत इस्तेमाल करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। जैसे सबसे पहले आता है लोड। देखिए, लोड वो चीज है जिसको हमें लिफ्ट करना होता है, एंड और लोड का जो यूनिट है वो पहली बात तो या तो न्यूटन होता है या तो केजीएफ होता है, मतलब एक फोर्स ही है ये एक तरह से। एफर्ट वो फोर्स होती है जिससे आप लोड को उठाते हो, इसलिए एफर्ट का यूनिट भी वही होगा जो लोड का यूनिट होगा। उसके बाद आता है मैकेनिकल एडवांटेज। लोड अपॉन एफर्ट जो होती है इसको मैकेनिकल एडवांटेज कही गई है। देखिए, अगर लोड बहुत ज़्यादा हो और कम एफर्ट लगाकर मैं उस लोड को उठा लूँ तो ऐसी मशीन मेरे कितने काम आएगी? वो क्या कर रही है, मेरे फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है। जैसे कि जैक का एग्जांपल दिया था, उसमें आप कम फोर्स लगा रहे थे बट इतनी हैवी गाड़ी को आप लिफ्ट कर पाते हो। तो ऐसी जो मशीन्स होती हैं इनको मतलब कहा जाता है कि भाई ये फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, और उन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखिए, 3 कंडीशंस हो सकती है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो लेस देन 1 होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा। तो अगर तो ग्रेटर देन 1 की बात करें तो वो होता है फोर्स मल्टीप्लायर, अगर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाए तो हम उसको गेन इन स्पीड या स्पीड मल्टीप्लायर कहते हैं, जैसे कि मैंने कैंची का एग्जाम्पल दिया था, है ना, सीजर का एग्जाम्पल दिया था। और अगर आपकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो जाए, ये स्पेशली पूछा जाता है आपके बोर्ड में कि ऐसे मशीन्स का क्या काम है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है, मतलब जितना लोड है अगर उतनी एफर्ट लगानी पड़ रही है तो फिर ऐसी मशीन को हमें करना क्या है। तो उन मशीन्स का इस्तेमाल होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। जैसे कि पुली का एग्जांपल दिया था, आप चाहते तो कुएं से डायरेक्टली एक बकेट पानी को ऊपर लिफ्ट कर सकते थे। हम वहां पे पुली क्यों लगाते हैं? पुली इसलिए लगाई जाती है ताकि आप कन्वीनियंट के हिसाब से अपने अपने फोर्स की डायरेक्शन को कन्वीनियंट डायरेक्शन में करके आराम से उसको लिफ्ट कर सको। तो जिनकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होती है 1, समझ जाइए कि उनका इस्तेमाल सिर्फ होता है टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। दूसरी बात, जब आप इस मैकेनिकल एडवांटेज की बात करोगे, पहली बात, एक बात ध्यान रखना कि लोड का जो भी यूनिट होगा
एफर्ट का यूनिट वही रखना पहली बात तो। अगर ऊपर न्यूटन है तो नीचे न्यूटन, अगर ऊपर केजीएफ है तो नीचे केजीएफ रखो। क्या होता है ना कि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट, प्योर रेशियो होती है आपकी, इसलिए याद रखें इसका कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा, अपनी बुक को उठाइए, पेंसिल लो, मेरे साथ इसको स्टडी करो। जब मेरे साथ साथ इसको आप करेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। ये नहीं कि तो आता ही है चलो हो ही जाएगा, आराम आराम से। मैं भी तो कर ही रहा हूं ना, मैं तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये सब कुछ, बट फिर भी मैं क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको आराम से बैठकर मैं सारा रिवाइज करवा सकूं। इसलिए बुक लीजिए, आराम से वीडियो को सामने चलने दीजिए, बुक के साथ साथ मेरे साथ करते जाइए, आपको ये चैप्टर अपने आप आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो में दो फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं। ज़्यादातर जो फॉर्मूला ये दूसरा यूज होता है, लेकिन चलो एक ये भी फॉर्मूला है। कहता है कि वेलोसिटी की क्या एफर्ट है, लोड का क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या एफर्ट है, मैंने क्या बोल दिया, नहीं मतलब एफर्ट की क्या वेलोसिटी है, लोड की क्या वेलोसिटी है, उन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, उसी को वेलोसिटी रेशियो कहा जाता है। ठीक है। अदरवाइज डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, उसको भी वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। अब आप आएंगे ये डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और लोड की क्या बात आ गई। देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कर लो कि आपके पास ये प्लैंक है और ये आपका फलक्रम है। अब ऐसे कंडीशन में ये जितने टाइम में नीचे से यहाँ तक पहुँचेगा, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, मेरा ब्लॉक है, तो ये लोड है सपोज, और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया ताकि ये लोड उठ जाए, तो ये हो गया मेरा एफर्ट। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पाथ कवर करेगा लोड के कंपेरेटिवली वो ज़्यादा है, अब वो उसको कवर करना पड़ेगा सेम टाइम के अंदर। और आपको पता है जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है बेटा, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। अगर टाइम सेम है तो ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एफर्ट की स्पीड ज़्यादा है लोड से, और आप डिस्टेंस वाइज भी देखेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू लोड। ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1, और जब वेलोसिटी रेशियो आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उसको फोर्स मल्टीप्लायर कहेंगे। बिल्कुल मैकेनिकल एडवांटेज जैसे ही। मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 था, 1 से बड़ा था तो क्या बोलते थे उसको, फोर्स मल्टीप्लायर ना। तो उसी तरह यहां पर भी अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो फोर्स मल्टीप्लायर ही बोलेंगे। अगर लेस देन 1 हो गया तो उसको गेन इन स्पीड या स्पीड मल्टीप्लायर बोला जाएगा। और अगर इक्वल टू 1 हो गया तो एग्जैक्टली वही, टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप अपना ये वाला जो पार्ट है वो अपना कवर करते जाएंगे। यूनिट की बात करें तो ऑफ कोर्स इट हैज नो यूनिट। ठीक है। उसके बाद आता है वर्क इनपुट। देखिए वर्क इनपुट वो होता है जो मशीन में आप काम करते हो। काम मतलब वर्क का मतलब क्या है, यहां पे वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो ये है, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम उस फोर्स को क्या कहते हैं जो मशीन में हम लगाते हैं, उसको कहा जाता है एफर्ट। और एफर्ट ने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने एफर्ट के साथ, तो हमें वर्क इनपुट मिल जाता है। तो वर्क इनपुट निकालने के लिए एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट, ये करके उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वर्क आउटपुट, तो मशीन का काम क्या है, लोड को उठाना। तो वर्क आउटपुट में एक्चुअलिटी में लोड जो है वो आपका मूव करता है, कितना मूव करता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड कर देता हूं। तो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वर्क आउटपुट मुझे मिल जाएगा। एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट वर्क डिवाइड बाय इनपुट वर्क को कहा जाता है। अगर तो परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इनटू 100 कर दीजिए, आपको आपका परसेंटेज में एफिशिएंसी मिल जाएगी। ऊपर भी वर्क नीचे भी वर्क, तो इट हैज नो यूनिट। क्लियर? यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट बहुत साफ साफ एक बात बोलता है कि कोई भी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंसी उसकी हो ही नहीं सकती। द रीजन बीइंग
आप जितना वर्क करते हो या जितना वर्क लगाते हो मशीन में, मशीन उतना आउटपुट कभी निकालती नहीं है। रीजन ये है कि जो आपने एनर्जी डाली है मशीन के अंदर, उसमें से कुछ एनर्जी तो फ्रिक्शन जो होती है ना वो खत्म कर देती है। बाकी जो बची हुई एनर्जी है एज एन आउटपुट वो आपको मिल जाएगी। इसलिए एक बात ध्यान रखना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझना इस बात को। अगर एक ऐसी मशीन है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है तो आप हमेशा ये देखोगे कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा सेम, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होती है। उसके बारे में थोड़ा आगे जाके भी बताऊंगा मैं वो क्यों होती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन होने की वजह से आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से उस मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड के बारे में बात करूं तो ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम रहेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो या दोनों की वैल्यू सेम रहने का मतलब ये नहीं कि दोनों आपस में सेम रहेगी। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन नहीं है उस टाइम की वेलोसिटी रेशियो और अगर फ्रिक्शन है उस टाइम की वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं रहेगा, वो दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज होती हैं। तो वेलोसिटी रेशियो में कभी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में लोड ने जितना डिस्प्लेस करना है वो उतना ही करेगा, एफर्ट ने जितना डिस्प्लेस करना है वो उतना ही मूव करेगा। उनकी ये तो है नहीं कि डिस्प्लेसमेंट कम करेगा या ज्यादा करेगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन की। प्रिंसिपल ऑफ मशीन के अंदर आपने ये जो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि फॉर एन आइडियल मशीन, जो बिल्कुल आइडियल मशीन चल रही है, उस केस में इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर होती है। मतलब ये कि 100% एफिशिएंट होती है। कोई भी मशीन आज तक ऐसे नहीं बनी जिसमें एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 हो सके। तो आइडियल उसको माना गया है जिसमें एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। बट एक्चुअल मशीन, प्रैक्टिकल मशीन, उसको माना गया है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है और एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 या 100% होती है। 3 बेसिक रीजंस माने गए हैं। पहला रीजन तो यही है कि जितने भी आपके मूविंग पार्ट्स हैं ना वो स्मूथ है ना वो वेटलेस है, और जिसकी वजह से आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। दूसरा, जितनी भी स्ट्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। और दूसरा था ये, तीसरा, जितने भी पार्ट्स आपके होते हैं वो रिजिड नहीं होते, जिसकी वजह से अगर उसमें थोड़ी सी भी फोर्स लगती है तो उसमें बेंड आ जाता है, काफ़ी एनर्जी या प्रॉपर एनर्जी आपकी ट्रांसमिट नहीं हो पाती गियर टू गियर। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी कोई भी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट हो ही नहीं सकती है। लेकिन सब में सबसे मेजर जो एनर्जी लॉस माना गया है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से माना गया है, और ये बात आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। तो क्या आपको ये डेरिवेशन करनी है? हाँ जी, बिल्कुल करनी है जी, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। आउटपुट वर्क क्या था? लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। वर्क इनपुट है एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट को हम मैकेनिकल एडवांटेज बोल देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड, इसको हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये उल्टा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट दिया हुआ है, तो इसलिए उसको 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो कहा जाएगा। तो फाइनली हमारा आ जाता है एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में आजकल पूछ लेते हैं इस चक्कर में। ओके, अब हम बात करेंगे नोट की। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आइडियल अगर मशीन है उस कंडीशन में एफिशिएंसी 1 होती है, और वही एक ऐसा केस है जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल मशीन है, अगर एक एक्चुअल मशीन है जिसमें मतलब फ्रिक्शन कंसिडर की जाती है, तो उस मशीन के अंदर हमने हमेशा देखा है कि मैकेनिकल एडवांटेज घटती है, वेलोसिटी रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यह बात याद रखना। इसलिए आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है एंड लेस देन 1 आ जाता है।
तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेवर्स की बात करेंगे तो लेवर्स के अंदर क्या है, ये डेफिनेशन करनी पड़ेगी आपको। एक रिजिड स्ट्रेट बार होता है जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। लेवर्स के अंदर ना हम 3 क्लासेस स्टडी करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये क्लासेस हम याद रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कि सेंटर में कौन है। अगर सेंटर में फल्क्रम है, जैसे आप देख सकते हो, तो उसको क्लास 1 कहते हैं। अगर सेंटर में हमारा लोड है तो क्लास 2। अगर सेंटर में, सेंटर मतलब वो ये नहीं कि एग्जैक्टली बीच में, मतलब इन बिटवीन कहीं भी, बट बीच में अगर वो है तो। उसी तरह एफर्ट अगर इन बिटवीन में है तो हम उसको क्लास 3 कहते हैं। याद है? क्लियर? इसके बाद ना 2-3 बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह कि जब आप इनको ड्रॉ करते हो तो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट और डायरेक्शन ऑफ लोड का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करते वक्त। एक चीज हमेशा याद कर लीजिए कि लोड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाता है। लोड मतलब वेट, समझ लो वेट ऑफ अ बॉडी, और वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ होती है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड दिखाई जाती है, जैसे यहां पे दिखाया गया है। एफर्ट जो है ना वो इस तरीके से दिखाया जाता है ताकि उसको काउंटर बैलेंस कर सके। काउंटर बैलेंस का मतलब होता है जैसे कि अब ये देखो, इसका है क्लॉकवाइज जाना, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इसका एंटी क्लॉकवाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये इस तरफ को एक्ट करेगा। अच्छा, कई लोग इसको भी डिटेल में नहीं जानना चाहते, वो कहते हैं कि नहीं सर आप मुझे बस याद कराओ कैसे करना है। तो सिंपल सी बात बता देता हूँ, लोड हमेशा नीचे दिखाना, बस क्लास 1 में ही एफर्ट नीचे होता है, बाकी हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है। ऐसे याद कर लोगे तो भी, आपने याद करना तो कर लीजिए। अदरवाइज हमेशा ये जो बनाए जाते हैं ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि लीवर जो है वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है। तो हम कहते हैं कि जो लीवर है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में कहा था कि इन इक्विलिब्रियम आपका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं यार, देखो ये क्लॉकवाइज है तो लोड इनटू लोड आर्म। लोड आर्म होता है लोड और फल्क्रम के बीच में। जैसे कि इस केस में लोड देखो यहां बाहर है, ये फल्क्रम साइड में है, तो इतना बड़ा जो होगा ये सारा लोड आर्म माना जाएगा। तो याद रखें, लोड और फल्क्रम के बीच के लेंथ को लोड आर्म कहते हैं। उसी तरह एफर्ट और फल्क्रम के बीच के लेंथ को हम एफर्ट आर्म कहते हैं। तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला बना है लोड अपॉन एफर्ट, हम थोड़ा सा रीअरेंज किया। ये आपको याद रखना है यार कि मैकेनिकल एडवांटेज के 2 फॉर्मूले हैं। इसको मैं ठीक कर देता हूं कि आपके मैकेनिकल एडवांटेज के ना 2 फॉर्मूलाज हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा ठीक करने दीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज के आपके 2 फॉर्मूलाज हैं। एक है लोड अपॉन एफर्ट है, और दूसरा है आपका एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में भाई साहब बहुत होने वाला है, काइंडली अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बाकी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैकेनिकल एडवांटेज अगर इक्वल टू 1 है, मतलब एफर्ट आर्म और लोड आर्म की लेंथ एग्जैक्टली सेम है। अगर एफर्ट आर्म जो है जहां पे आप एफर्ट लगा रहे हो, अगर उसकी वैल्यू लोड आर्म से आपकी ज्यादा है तो आप कहेंगे यार मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, और अगर आपका लेस देन है तो आप कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है। चलिए 3 डिफरेंट क्लासेस को जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। क्लास 1 जिसमें हमारा लोड बीच में होता है। पता है ये क्लास 1 ही ऐसी वो क्लास है जिसके अंदर आपको फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 वाली मशीन जिसका मतलब इस्तेमाल होता है टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, ये आपको आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, ये मेरा प्लायर है और एक मैं आपको सीजर दिखाना चाहता हूं। देखिए अब प्लायर और सीजर में फर्क देखिए। प्लायर के केस में लोड फल्क्रम के बहुत नजदीक है और एफर्ट जो है फल्क्रम से काफी दूर है, तो उस कंडीशन के अंदर ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, क्योंकि आपका एफर्ट आर्म ज्यादा है एज कंपेयर टू लोड आर्म। तो जब एफर्ट आर्म बड़ा हो एज कंपेयर टू लोड आर्म तो समझ जाइए मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर की होती है।
अगर आप सी सो की बात करें, देखिए अगर एफर्ट और लोड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है तो उस कंडीशन में यार देखो, पहली बात तो एफर्ट आर्म और ये आपका जो लोड आर्म है ये दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम है तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 आएगी, मतलब इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। ऐसे क्रोबार की बात कर लेते, क्रोबार में देखो आपका लोड आर्म जो है वो कम है, एफर्ट आर्म ज्यादा, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है। हाँ, सीजर की बात कर रहा था, सीजर और प्लायर एक ही क्लास के दोनों बंदे, लेकिन एक है फोर्स मल्टीप्लायर और दूसरा है स्पीड मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर कौन था? प्लायर। ये स्पीड है। वाई? क्योंकि देखो एफर्ट और फलक्रम के बीच की लेंथ और लोड और फलक्रम के बीच की लेंथ में डिफरेंस है। इसमें लोड आर्म ज्यादा होता है एफर्ट आर्म के, इसलिए ये काम करता है कौन कैसे? एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। क्लियर हो गया? इसके अलावा ये है मेरा एफर्ट आर्म और ये है मेरा लोड आर्म। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर तो इसका हैंडल मैं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, ऐसे कंडीशन में आपका एफर्ट आर्म बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू लोड आर्म। तो उस कंडीशन के अंदर ये एज ए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, वो कम फोर्स लगानी पड़ेगी और एकदम से मूव करेगा। अदरवाइज अगर तो आप चाहते हो कि क्या कहते हैं, आपका एफर्ट आर्म अगर छोटा है एज कंपेयर टू लोड आर्म, तो बेटा जी समझ आइए कि उस कंडीशन के अंदर ये एक स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इसमें, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो सके प्लीज कि मैं क्या बोलना चाहता था। जैसे देखो फलक्रम है, ये आपका लोड है, तो देखो ये मेरा लोड आर्म है, ये कम है, एफर्ट आर्म मेरा ज्यादा है। ऐसे केस में क्या होगा यार, इसको पंप करना आसान हो जाएगा, लिफ्ट करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहां से तोड़ दूं इसको, अब आपका एफर्ट आर्म कम है, लोड आर्म बढ़ गया, ऐसे कंडीशन में स्पीड मल्टीप्लायर बन जाएगा, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी आपकी। ठीक है, तो ये बातें आपको आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे ये सब चीजों को। ठीक है, मुझे आपको और क्या बताना था इसमें? और तो कुछ नहीं है भाई, एक ये चीज बतानी थी मेरे को। ऐसा सा ना एक एग्जांपल और दूंगा। अगर तो जैसे मान लो ये पर्सन है, ये चप्पू चला रहा है, बट इसका ये जो चप्पू है ना, उस वो एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, मतलब फलक्रम इसका बीच में है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्लास 1 बन जाता है। लेकिन अगर केस ऐसा वाला बन रहा है जिसमें वो हाथ को अपना चप्पू बना के इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे इसको मूव कर रहा है, तो उस केस में ये क्लास 2 हो जाता है, क्योंकि उस केस में एफर्ट बीच में हो जाती है आपकी, एंड क्लास 3 सॉरी है ना, क्लास 3 बन जाएगा जिसमें आपका एफर्ट हाँ बीच में होगा और लोड जो है वो बाहर चले जाता है। तो ये भी बहुत फर्क कर पता होता है कि भाई कहाँ से फिक्स्ड है कहाँ से नहीं, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती हैं। लिवर 2 की बात करते हैं, जो हमारा क्लास 2 लिवर होता है। पहली बात ये हमेशा आपके फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि भाई हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी कंडीशन उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, आपका एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होता है लोड आर्म के। ऐसा क्यों जी? रीजन बीइंग यार, क्योंकि लोड बीच में होता है, तो लोड आर्म हमेशा कम ही होगा, एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा। तो आपका एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से बड़ा है, इसलिए इसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आती है। इसलिए ये हमेशा एक्ट करते हैं एज अ केड़ा मल्टीप्लायर, आपके फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक। क्लास 3 ये हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर्स होते हैं, क्योंकि एफर्ट बीच में होती है ना, एफर्ट बीच में होने की वजह से एफर्ट आर्म आपका कम होगा, लोड आर्म हमेशा ज्यादा होगा, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर्स होंगे, मतलब इनकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 होती है। और इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर? ठंड बहुत है। ओके, बात करते हैं 3.7 की। अब यहां पर हमारा क्लास देखो, अब हमारे बॉडी के अंदर भी ना हम अपने इन तीनों क्लासेस को देख सकते हैं। जैसे क्लास 1 में फलक्रम बीच में होना चाहिए, तो नोडिंग ऑफ हेड जो है वो क्लास 1 को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 2 की बात करें तो अगर आप अपने वेट को अगले वाले पंजों पे रख के ऊपर लिफ्ट कर लेते हो, तो ये क्लास 2 को रिप्रेजेंट करेगा। और अपने हाथ में कोई सामान रख के अगर आप आराम से ऐसे लिफ्ट कर रहे हो, तो ये क्लास 3 माना जाता है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं उनका एफर्ट लगता है, और ये जो आपकी एल्बो होती है ना, ये क्या बन जाता है, आपका फोर्स बन जाता है, सॉरी फलक्रम बन जाता है, और इसलिए आप उसको उठा पाते हो। तो इसके साथ आपका ये जो पहला पार्ट है यहीं पे खत्म होता है।
ठीक है जी, आई होप यार आ गया होगा। बड़े आराम से बताया है ताकि क्लियर हो जाए, और आप तेजी से करना चाहो तो स्पीड बढ़ाओ, आगे जाओ, टेंशन क्या है हमें। ओके, अब हम बात करेंगे पुली की। तो जब हम पुली की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आता है सिंगल फिक्स्ड पुली। अच्छा, सिंगल फिक्स्ड पुली कौन सी होती है? देखो, फिक्स्ड का मतलब होता है जिसकी एक्सिस फिक्स्ड हो, ना वो पुली ऊपर जा सकती है ना वो नीचे आ सकती, तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली होती है। इन सब में दो तीन सवाल होते हैं। पहला यही कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो किसके बराबर है। याद रखें, एफर्ट की वैल्यू हमेशा टेंशन इन द जो स्ट्रिंग होती है ना उसके बराबर होती है। एक बात ध्यान रखें, टेंशन शो कैसे करनी होती है। कोई भी स्ट्रिंग आप देख रहे हो, टेंशन हमेशा जो पॉइंट जहां से ये जुड़ा होता है उससे अवे दिखाना होता है इन द स्ट्रिंग, ऑन द स्ट्रिंग, सॉरी ऑन द स्ट्रिंग। जो पॉइंट होता है उससे दूर दिखाना होता है। जैसे इसने यहां पकड़ा हुआ है ना, तो स्ट्रिंग पे ही ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट दिखाना होता है। सो दैट्स अ वे ऑफ शोइंग। और ये नहीं होता कि हमेशा ऊपर ही होता है, नीचे भी होता है। ये तो आप लोगों को नहीं पूरा बताया जाता तो ऐसे है, बट कोई बात नहीं, चलो। इसमें दो चीजें होती हैं जो हमेशा निगलेक्ट की जाती हैं। पहला तो स्ट्रिंग का मास ही निगलेक्ट कर दिया जाता है, और दूसरा कि कोई फ्रिक्शन जो इसके एक्सल में एक्ट करेगा उसको भी निगलेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर ये बैलेंस्ड पोजीशन पे है तब हम कहते हैं कि एफर्ट लोड के, एफर्ट जो है वो टी के बराबर है, लोड भी टी के बराबर है। और इसका मतलब है एफर्ट लोड के बराबर है, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन है। फिर बोलेंगे भाई ऐसी मशीन का क्या फायदा जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन होगी, इसकी वेलोसिटी रेशियो भी वन होती है। तो बस आंसर वही यार कि इसका इस्तेमाल होता है टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। बस ये इस पुली का फायदा है। फिर आता है सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली उनको कहा गया है जिनकी जो पुलीज है वो ऊपर और नीचे मूव कर सके। इस कंडीशन में आप देख सकते हो ये जो लोड है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बट इसको बैलेंस में रखने के लिए आपको इस स्ट्रिंग की ताकत भी चाहिए और आपको इस स्ट्रिंग की ताकत भी चाहिए। तो इसलिए जो L है वो हमारा 2T के बराबर होता है। E तो हमेशा ही T रहेगा, इसको छोड़ दो आप। E कोई भी गंदे से गंदा कंडीशन दे दूंगा तो भी बोलोगे E इक्वल टू टी, बात खत्म। बाकी देखो कि लोड को अपनी पोजीशन में रखने के लिए कितने स्ट्रैंड्स की रिक्वायरमेंट है। आप बोलेंगे सर ये स्ट्रैंड चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ के देख लो नीचे गिर जाएगा साथ के साथ ही। आप बोलेंगे ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए, काट के देख लो नीचे गिर जाएगा अपने आप ही। तो भाई सपोर्ट दोनों की चाहिए इसको। तो लोड हमारा 2T, एफर्ट तो T ही रहेगा, तो इसलिए एफर्ट और लोड में ये रिलेशन आ जाता है आपका। बाकी मैकेनिकल एडवांटेज यार इसके 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी क्या रहेगी इसकी 2 ही रहेगी। हाँ, अगर फ्रिक्शन होगी तो भी वेलोसिटी रेशियो 2 ही रहेगी, मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो मत कहना बताया नहीं, बताया नहीं, बताया, तो बताया होता फिर भी कहते बताया नहीं। चलिए, अब हमने क्या किया, फिक्स्ड और मूवेबल को आपस में कंबाइन कर दिया। अब इस पे क्वेश्चन आए हुए बोर्ड पे, वो ए और बी लिख देते हैं, पूछते हैं कि ए का नाम क्या है तो हम लिखते हैं सिंगल मूवेबल पुली, बी का नाम क्या है सिंगल फिक्स्ड पुली लिख देते हैं। आपको पता कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 ही होती है। तो अब सवाल भी तो यही आता है ना कि 2 ही क्यों होती है भाई, और अगर 2 ही होती है तो मुझे फिर इस पुली की क्या जरूरत है। बताया तो सही कि पिछले कंडीशन में आपको एफर्ट कहां लगाना पड़ा था, तो ध्यान से देखो कितना इनकन्वीनियंट वे में आपको ऐसे ऊपर की तरफ खींचना पड़ रहा था, बहुत इनकन्वीनियंट होता है ये। लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ एक फिक्स्ड पुली लगाकर ऊपर खींचने के बजाय अब नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है। तो बस टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन हमें सिंगल फिक्स की रिक्वायरमेंट थी। और सबसे बड़ी प्यारी बात, इससे ना इसकी मैकेनिकल एडवांटेज में कोई फर्क पड़ रहा है ना वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क पड़ रहा है, बट हमारा काम आसान हो गया। तो ये इसका फायदा है, तो ये बात थोड़ी याद रखना तो आपके बढ़िया होगा। उसके बाद आता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। देखिए वैसे तो ये वाला पार्ट ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या। यहाँ पे 1 2 3 पुलिस आप देख सकते हो, ये मूवेबल है, ये वाली आपकी फिक्स्ड है, आप देख सकते हो ये वाली फिक्स्ड है आपकी, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकती। तो अगर आप इसकी मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2 टू द पावर n। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है, 1 2 3 मूवेबल है, तो 2 की पावर 3 मतलब ये हो गया 2 टू 4 टू 8, 8 इसकी मैकेनिकल एडवांटेज है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला भी हमारा 2 टू द पावर n होता है, और एफिशिएंसी तो यार 100% है इसलिए 1 ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन हुई तो ये तो 2 टू द पावर n ही होगा, और बट इसकी मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 8 हो जाएगी। इतना ताम झाम करने के बजाय मेन बात बता दी हुई है मैंने, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट वैसे तो ये वाला है आपका, पॉइंट नंबर 2 वाला। बात करेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की। कहीं को तो यही नहीं पता ब्लॉक एंड टैकल बोलते किसको है।
जो हम पुलिस का यूज करते हैं ना, जो दो ब्लॉक्स हम पुलिस का यूज करते हैं, इसमें एक ब्लॉक फिक्स होता है और एक ब्लॉक मूवेबल होता है, उनको बेसिकली ब्लॉक कहा गया है। ब्लॉक मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का एक सेट, उनको ब्लॉक कहते हैं। और उनके अराउंड जो स्ट्रिंग लगाई जाती है उसको टैकल कहा जाता है। पहले तो यही नहीं पता लगता कि ब्लॉक एंड टैकल किसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि हमारे पास टू ब्लॉक्स ऑफ पुलिस आर यूज्ड। एक ब्लॉक जो है वो मूवेबल है और एक ब्लॉक क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। अब बात ये आती है, इसमें जो बात दो तीन याद रखनी है। पहले तो ये पॉइंट याद रखो, ये वाला पॉइंट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाते हो तो ऊपर जो ब्लॉक है इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ पुलिस यूज्ड इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक हमेशा मूवेबल होती है, अपर ब्लॉक हमेशा फिक्स्ड होता है। तो लोअर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस अपर ब्लॉक के कंपेरेटिवली हमेशा एक कम होना चाहिए। मतलब अगर 5 पुलिस यूज करनी है तो 3 ऊपर यूज करेंगे, 2 नीचे यूज करेंगे। अगर 4 हैं तो 2 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि नीचे 3 ऊपर, ऐसा नहीं करना भाई, बचो इन चीजों से। और ये चीज एप्लीकेबल कब होगी, जब एफर्ट को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपका सवाल आएगा सर अपवर्ड डायरेक्शन में कब होती है। देखो आपको इसमें तो नहीं दिया हुआ, बट आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। ये कहां पे दिया हुआ है, ये देखिए, इस एग्जांपल में देखो आप। इस एग्जांपल में देख सकते हो कि एफर्ट ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है बताऊंगा ना, घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना यहाँ पे। तो बस ढंग से बस तैयारी करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरे साथ करते जाओ बस रिवाइज। अगर मैं इतनी आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, सब बातें समझ में आ जाए, तो यार इतना तो मान मेरा भी रखो, बैठ के पढ़ो, नंबर लेके आओ बढ़िया बढ़िया। नंबर अच्छे अच्छे आएंगे तो बताना कि सर हमें अब आपके नंबर आए, हमने किया मेहनत, उतने से मेरा किया हुआ मेहनत भी सफल हो जाता है। बाकी लाइक लुक भी कर दो यार वीडियोस को, ताकि दूसरों को भी रिकमेंड हो। ऐसा होता ही नहीं रिकमेंड ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ, तो मैंने क्या कह रहा था आपको, 2 3 बातें बतानी थी कि अगर एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपने 5 पुली यूज करनी है तो ऊपर आपकी 3 होंगी, नीचे आपकी 2 होंगी। और दूसरी बात, आपको न्यूमेरिकल में बताया जाता है या क्वेश्चन में बोला जाता है कि वेलोसिटी रेशियो 5 है, तो उसके हिसाब से ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाओ। तो याद रखें, जितनी वेलोसिटी रेशियो बोली जाती है ना, हम उतने ही नंबर ऑफ पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पे बोला जाएगा कि ये जो वेलोसिटी रेशियो है इसकी 5 है, तो अगर ये 5 है तो हम कितनी पुली यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 पुली का इस्तेमाल हो रहा है। और 5 जो कि ओड नंबर है, तो इसलिए ऊपर 3 होंगे, नीचे 2 होंगे। ठीक है, मेरे को ना थोड़ा सा, रुको मैं तुम्हें एक चीज बना के दिखाता हूं, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, जस्ट अ मिनट। कुछ करके देखता हूं, अगर हो गया तो ठीक है भाई, अगर नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं। तो मैं जो बता रहा था आपको, अब देखो जैसे वी आर जो है वो मेरी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वी आर यहाँ पे मेरे को दी हुई है 5, तो 5 पुली यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने अपना ये एक बना लिया है। एक मिनट, इसको थोड़ा सुंदर बनाए, क्या ही ये बना दिया मैंने। हाँ, थोड़ा लंबा भी करेंगे क्योंकि 3 पुली लगानी ना, इस वजह से आइस से। और आप स्केल से बनाना, स्केल से बनाओगे तो नंबर उड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। ओके, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं ना पुलिस को, तो उसका साइज छोटा करते जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाले के जो साइज है वो सबसे बड़ा होगा, सेंटर में डॉट। उसके बाद वाले का साइज उससे छोटा होगा, सेंटर में डॉट। उसके बाद वाले का जवा ही छोटा होगा, सेंटर में डॉट। फिर एक हुक लगा देंगे। फिर आप आ जाओ नीचे की तरफ। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो भी साइज छोटा होगा, मतलब सबसे बड़ा साइज इसका होगा। फिर उसके बाद उससे छोटा साइज जो होगा वो इसका होगा, थोड़ा इसको ऊपर बना देंगे ऐसे। और इधर भी आएगा एक हुक। ठीक है, कितना गंदा बनाया है मैंने, ओहो। रुको मैं फिर से बनाता हूँ, कोशिश कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके, तो जैसे मैंने कहा था, ये बड़ा साइज वाला डॉट और ये छोटा साइज वाला डॉट। अच्छा एक बात और समझना, पुली और पुली आपस में टच ना करे प्लीज। ठीक है, ऐसे गैप। अब टोटल 5 पुलिस होगी, दिख रही है 5 दिख रही है भाई, इधर
चलो भाई, ये वी आर इक्वल टू 5 के लिए कर रहा हूं मैं, पहले बता देता हूं। तो एफर्ट को हमने नीचे दिखाना है सबसे पहले, ये देखिए एफर्ट को नीचे दिखा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमने बस इसको ना ऐसे घुमा घुमा के अंदर की तरफ आना है और कुछ नहीं करना। देखो बाहर से बाहर वालों को पहले पकड़ो, ये क्या जा रहा है, और हाँ टेंजेंशियली बनाना तो स्केल की हेल्प से, ये बात ध्यान रखना है। जैसे ये देखो यहां से हमने शुरू करना है, स्केल की हेल्प से हम यहां टच करेंगे पहले, फिर स्केल की हेल्प से यहां टच करेंगे, इसलिए साइज छोटा किया जाता है ताकि हम उसको प्रॉपर्ली दिखा सके। फिर यहां से शुरू होगा और यहां पे टच, और यहां से शुरू होगा, अभी ये बचा हुआ है ना तो इसको टच, उसके बाद यहां पे टच करने को तो है नहीं सर, हुक है तो हुक पे लगाओ, बात खत्म। 1 2 3 4 और 5, टी 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 टी, ये सब टी है। और यहां पर अपना लोड लोड दिखा दो यार, और एलो भी नीचे लगा देना। अब ये बन गया। तो ये जो आप देख रहे हो ये ब्लॉक एंड टैकल है आपका पूरा, वी आर इक्वल टू 5 के लिए। और जरूरी नहीं होता कि नीचे ही हमेशा हुक पे लगाना, कई लोग, कई बच्चों को जब मैंने सिखाया ना वो जबरदस्ती हुक नीचे ही लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ये देखो इस कंडीशन में कहाँ है, हुक ऊपर लगा हुआ है आपका, आप घूमते गए सेंटर में ऊपर लग गया तो ऊपर लग गया, बात कर, जबरदस्ती थोड़ा ना कि नीचे लगाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एन इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज, ये है भाई आपका पूरा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। लेकिन इसमें एफर्ट डाउनवर्ड एक्ट करनी चाहिए उस कंडीशन में। अगर आप बोलते हैं सर अगर एफर्ट ऊपर लगे जैसे वो था, तो वी आर इक्वल टू एम इक्वल टू एन प्लस 1, अगर एफर्ट आपका ऊपर लग रहा है तो एन प्लस 1 में नंबर ऑफ पुलिस है टोटल ये, तो मतलब अगर आपने वी आर इक्वल टू 5 दिखाना है, अगर आप चाहते हो कि सर मैंने वी आर इक्वल टू 5 के लिए बनाना है, तो 5 इज इक्वल टू एन प्लस 1 डालूंगा तो एन क्या आ जाएगा मेरा 4, तो मतलब इसमें 4 पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखो ना, ये वाला कंडीशन देखो आप एक बार, ये कंडीशन देखो कितनी पुलिस है, 1 2 3 4, ऊपर एफर्ट लग रहा है, हाँ जी। तो मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, एन प्लस 1 होती है, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, देखो आंसर आया हुआ 5। ठीक है, बातों को समझो तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे गड़बड़ कर दोगे, अपनी मर्जी से करोगे कुछ भी तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वाले ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाने हैं, प्रैक्टिस करो ढंग से। वी आर इक्वल टू 3 5, वैसे जो ड्रॉ करने को आता है ना वो कन्वीनियंट, इसको कन्वीनियंट डायरेक्शन बोलते हैं, ये जो नीचे की तरफ होती है, वो जो दिखाया था वो इनकन्वीनियंट डायरेक्शन होती है जो ऊपर की तरफ दिखाई जाती है। तो ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे आते हैं, इसलिए ढंग से तैयारी करो भाई, कुछ भी मत करो, ढंग से करो बस। मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि भाई तैयारी कैसे करनी है, तो तुम लोग में से तो कई लोग तो वो भी ना कर रहे, बट कोई बात नहीं, व्हेन राणा इज हियर देन वाई टू फियर, करेंगे आपकी हेल्प उसमें भी। चलिए आगे बढ़े फिर। ओके, उसके बाद ना हमारे पास जो नेक्स्ट आता है और लास्ट ही पार्ट रह जाता है वो ये है कि अभी तक हमने क्या एजम्पशन ली थी, अब तक हमने ये एजम्पशन ली थी कि वेट ऑफ द पुली जो है और साथ में स्ट्रिंग का मास जो है वो हमने निगलेक्ट कर दिया था, फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर हम वेट ऑफ द पुली कंसिडर करें तो कुछ नहीं भाई, लोड बढ़ जाएगा, फिर लोड प्लस वेट ऑफ द पुली दोनों ऐड होंगे और दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू टी, एंड उससे लोड निकाला गया, मैकेनिकल एडवांटेज निकाला गया, तो आप देख सकते हो कि एन माइनस डब्ल्यू बाई ई हो जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज, मैंने क्या कहा था कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू एन होगा अगर ये 100% एफिशिएंट है। अब देखो वेलोसिटी रेशियो तो एन नहीं है, बट मैकेनिकल एडवांटेज एन में से कुछ माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, डब्ल्यू बाई ई, तो मैकेनिकल एडवांटेज घट गई, न्यूमेरिकल एडवांटेज घट गई, जिसकी वजह से एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कम हो गई। इसलिए तो मैं बार बार लगातार आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस तभी हो सकती है अगर 100% एफिशिएंसी है। अगर 100% एफिशिएंसी नहीं है, अब नहीं एफिशिएंसी मतलब क्यों नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज घटती क्यों है, 2-3 रीजंस बताए थे आपको, 3 रीजन एकल मशीन के, तुम वेट ऑफ द स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हो या फ्रिक्शन कर रहे हो, उन वजह से कम हो जाती है ना, तो ये रीजन है, तो एफिशिएंसी आपकी घट जाती है। तो क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? हाँ यार याद रख लो, क्या याद नहीं रखना, सब कुछ ही करना भाई, सिलेबस में सब कुछ ही है, कुछ छोड़ ही नहीं सकते। तो आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पक्का ना? गुड। अब ये नहीं कि वीडियो खत्म हो गया तो बैठ के अपना बल्ले बल्ले करो, ना ना, एक बार दोबारा ये चैप्टर रिवाइज करो, और जब दोबारा रिवाइज करोगे देखना आपको ये चैप्टर अभी के अभी आ जाएगा। आई होप ये सब क्लियर है।
ठीक है।